ब्रिटिश राज के समय सेना में अधिकांश सैनिक भारतीय थे, चाहे वह प्लासी की लड़ाई हो, मराठा अंग्रेजों, सिख अंग्रेजों या 1857 की क्रांति हो। अंग्रेजी सेना में ब्रिटिश से कहीं अधिक भारतीय सैनिक थे। इसके बहुत से कारण हैं। भारतीयों में नमक के प्रति वफादारी की संस्कृति है, यानी भारतीयों का एक वर्ग अपने मालिकों, शासकों के लिए लड़ाई और काम करता था और उनके प्रति वफादार रहता था। जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे, राजा या शासकों के प्रति अपनी वफादारी के कारण भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। यहाँ तक कि स्थानीय भारतीयों, हिंदुओं और मुसलमानों ने भी अकबर के बाद मुगल सेना में भी बड़े पैमाने पर शामिल हुए। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में भारतीय सैनिकों की भर्ती करना शुरू किया तो पूरब के मोर्चे के अधिकांश भारतीय सिपाही अंग्रेजों के वफादार बने रहे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अपने वफादारी की कसम को नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस सरकार ने आजाद हिंद फौज और 1946 के नौसैनिक विद्रोह में शामिल होने वाले सैनिकों को न तो सेना में वापस शामिल किया और न ही उन्हें पेंशन दिया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभाया था और आजादी के लिए लड़ते। सैन्य परंपरा कुछ जातियों, धर्मों, समूहों जैसे राजपूतों, सिखों, गोरखाओं, गढ़वालियों इत्यादि की एक लंबी गौरवशाली सैन्य परंपरा है। कई परिवार अभी भी परिवार के कम से कम एक सदस्य को सेना में भेजते हैं। पहले ये लोग अपने राजाओं के लिए लड़ते थे और जब अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की तो ये लोग ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। लेकिन इन योद्धा जातियों ने पहले अंग्रेजों का विरोध किया और जब वे और उनके राजा, बादशाह अंग्रेजों से हार गए तो एक वर्ग ब्रिटिश सेना में शामिल हो गया। लड़ना इनके खून और परंपरा में था और ये लोग अपने राजा, देश के लिए लड़ते थे और यही परंपरा अंग्रेजों के समय में जारी रहा। बेहतर वेतन एक सामान्य भारतीय परिवार के लिए सेना ब्रिटिश दिनों में सबसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों में से एक थी। इसे एक प्रतिष्ठित नौकरी भी माना जाता था। जातिगत भेदभाव के कारण कई तथाकथित निचली जाति के हिंदू शुरू से ही ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। यह उन्हें ग्रामीणों में जातिगत भेदभाव से राहत और पैसा कमाने का एक साधन देता था। ऐसा कहा जाता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटेन ने भी तथाकथित निचली जातियों के पुरुषों को अधिक संख्या में भर्ती करना शुरू किया, क्योंकि उनकी जानार में कुछ सामान्य जाति के सिपाही उस क्रांति के लिए जिम्मेदार थे। आज भी भारतीयों का एक वर्ग भीमा कोरेगांव की लड़ाई का जश्न मनाता है, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा पेशवा को हराया था। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था और पूरी तरह से हमारे देश को लूट लिया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा अत्याचार किए थे जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों ने आखिर कैसे और किसको मारकर हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया था? आज हम आप लोगों को इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। या फिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया था, वो कौन गद्दार था जिसके कारण हमारा देश गुलाम बना था? भाई, ये दोस्तों जानते हैं इसी के साथ कि आखिर अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम क्यों बनाया था। जब भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन नहीं हुआ था तब भारत में रियासतें चलती थी जो अलग अलग खंडों पर अलग अलग राजा राज्य करते थे, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। भारत में कई राजाओं ने राज किया था। भारत में बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली और वीर शासक हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने देश को सुरक्षित रखने का पूरी तरह से प्रयास किया था। पूरा भारत देश अंग्रेजों के आने से पहले अलग अलग रियासत फैला हुआ था। कोई रियासत मुंबई में था तो कोई दिल्ली में। इस प्रकार पूरा भारत देश अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने धोखा देकर और छल से हमारे देश के राजाओं को रियासतों को